आज की कहानी क्राइम की दुनिया की एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। आपको आज की ये कहानी कई दिनों तक परेशान कर सकती है और ये कहानी नहीं, एक ऐसी रूह कंपा देने वाली सच्ची घटना है जिसे भारत में तंदूर कांड के नाम से जाना गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज सोनी और आप देख रहे हैं अनोखी वारदात की एक नई कहानी। दिल्ली के गोल मार्केट में एक सरकारी फ्लैट में सुशील शर्मा अपनी पत्नी नैना साहनी के साथ रहा करता था। सुशील शर्मा भारत की एक जानी मानी राजनीतिक पार्टी का नेता था, लेकिन इस सुशील शर्मा ने जुलाई 1995 में एक ऐसा कांड कर दिया था जिसे भारत में तंदूर कांड के नाम से जाना गया, जिसने उस वक्त पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। 2 जुलाई 1995 की शाम को सुशील शर्मा अपना काम खत्म करके शाम को घर लौटता है, लेकिन जैसे ही सुशील शर्मा घर में एंटर करता है वैसे ही वह देखता है कि उसकी पत्नी नैना साहनी फोन पर किसी से बात कर रही थी। लेकिन नैना साहनी सुशील शर्मा को अचानक से देखकर चौंक जाती है। नैना साहनी फोन को रख देती है। तब सुशील शर्मा पूछता है कि फोन किसका था, तो नैना साहनी कहती है कि रॉन्ग नंबर था। इतना कहकर नैना साहनी किचन में चली जाती है, लेकिन सुशील शर्मा को शक हो जाता है क्योंकि सुशील शर्मा अपनी पत्नी नैना साहनी के कॉलेज के दोस्त मतलूम करीम और नैना साहनी पर पहले से ही शक करता आ रहा था और इसी शक के कारण सुशील शर्मा ने करीम से इस बारे में बात भी की थी। लेकिन करीम कहता है कि नैना साहनी उसकी सिर्फ एक दोस्त है और उस दिन घर में नैना साहनी और सुशील शर्मा दोनों ही थे। और जब नैना साहनी फोन को रखकर किचन में गई तो पीछे से सुशील शर्मा लैंडलाइन फोन को रीडायल करता है और जैसे ही सुशील शर्मा रिसीवर को कान पर लगाता है तो वही हुआ जिसको सुशील शर्मा को शक था। सामने से आवाज आती है मतलूम करीम की, जिसे सुशील शर्मा अच्छे से पहचानता था। सुशील गुस्से में फोन रख देता है और भागकर नैना साहनी के पास जाता है और नैना साहनी से कहता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। तब नैना साहनी अपनी बात रखती है, लेकिन सुशील शर्मा को ये तर्क सुनकर और गुस्सा आ जाता है और इसी कुछ सेकंड के गुस्से ने सब कुछ खत्म कर दिया। नैना साहनी किचन के बाहर गेट के पास खड़ी थी और सुशील शर्मा उसके सामने। तभी सुशील शर्मा अपना लाइसेंसी पिस्टल निकालता है और नैना साहनी की तरफ 3 फायर करता है। पहली गोली छत पर जाके लगी सीधे एसी को, दूसरी गोली नैना की गर्दन पर और तीसरी गोली लगी सीधे नैना साहनी के सिर पर। और गोली लगते ही मौके पर ही नैना साहनी की वहीं पर मौत हो जाती है। नैना साहनी की मौत होने पर सुशील शर्मा को एहसास होता है कि ये उसके हाथों से क्या हो गया। सुशील शर्मा जोर जोर से चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ गुस्से में हुआ, अचानक से हुआ, इसका पहले से कोई प्लान नहीं था। अब सुशील शर्मा उस लाश के पास बैठा हुआ फंसा हुआ महसूस करने लगा। उसे लगा कि अब वो भी नहीं बच पाएगा। तो सुशील शर्मा खड़ा होता है और अंदर जाता है और अंदर से एक बड़ा पॉलीथीन का बैग लाता है और उस लाश के आसपास लगे खून को पोंछकर नैना साहनी की लाश को उस पॉलीथीन की बोरी में डाल देता है। और पहले तो फ्लैट से बाहर आकर चारों तरफ देखता है कि कोई आसपास तो नहीं है। फिर वह बोरी जिसमें नैना साहनी की लाश थी उसे घसीटता हुआ अपनी मारुति कार के पास ले जाता है। 1995 में सुशील शर्मा के पास यही मारुति कार थी और सुशील शर्मा उस लाश को मारुति कार की डिग्गी में रख देता है और गाड़ी स्टार्ट करता है। और अब सुशील शर्मा गोल मार्केट से निकलकर ऐसे ही गाड़ी में घूमता रहता है, क्योंकि उसके दिमाग में चल रहा था कि आखिर इस लाश का करें तो करें क्या। और फिर उसने नैना साहनी के लाश के साथ जो किया वो देखकर आपका दिल दहल जाएगा। जब सुशील शर्मा गाड़ी चला रहा था तो उसके मन में यही बात चल रही थी कि कहीं कोई चेकिंग ना हो जाए, रास्ते में कहीं पुलिस चेक ना कर ले। तभी सुशील के दिमाग में एक बात आती है। वह तुरंत गाड़ी को घुमाकर ITO पुल पर पहुंच जाता है, क्योंकि सुशील शर्मा के दिमाग में अब ये बात आई थी कि वह अपनी पत्नी की लाश को ITO पुल से नीचे यमुना में फेंक देगा। सुशील शर्मा अपनी गाड़ी इसी ITO पुल के ऊपर साइड में खड़ी करता है, लेकिन सुशील शर्मा देखता है कि इतनी रात के वक्त भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। वह डर रहा था कि कहीं कोई उसे देख न ले, क्योंकि वह एक बड़ी राजनीतिक पार्टी का नेता भी था, जिस कारण लोग उसे जानते भी थे। वह पकड़े जाने के डर के मारे अपना इरादा बदल देता है। सुशील वहीं से गाड़ी घुमा लेता है और वापस कन्नौट पैलेस पहुंच जाता है और सीधा अपने बगिया रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। और यही वो बगिया रेस्टोरेंट था जिसमें इस तंदूर कांड को अंजाम दिया गया था। सुशील शर्मा इस बगिया रेस्टोरेंट, जो आज संग्रीला होटल है, इसमें अपनी गाड़ी पार्क करता है और भागकर सीधे रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है। लेकिन वह जैसे ही अंदर पहुंचता है तो वह देखता है कि अंदर बहुत सारे लोग खाना खा रहे थे। उस वक्त रात के लगभग 10 बज रहे थे। उस रेस्टोरेंट का हेड केशव था, जो सुशील शर्मा का बहुत खास था। सुशील तुरंत केशव के पास पहुंचता है और केशव से रेस्टोरेंट को तुरंत बंद करने को कहता है और कहता है कि किसी को भी खाना मत दो, कह दो कि खाना खत्म हो गया है। ये सुनते ही केशव चौंक जाता है और कहता है कि अभी खाना पड़ा है और अभी तो लोग आ भी रहे हैं,
लेकिन फिर वापिस जब सुशील तेज आवाज में कहता है कि नहीं, सभी को यहाँ से निकालो, तब केशव समझ जाता है कि कुछ न कुछ बात तो जरूर है। फिर केशव नए ग्राहकों को अंदर नहीं आने देता और जल्दी से उन लोगों को भी बाहर निकाल देता है जो खाना खा रहे थे, और उस रेस्टोरेंट की सारी लाइटें बंद कर दी जाती है और इस रेस्टोरेंट में काम करने वाले कर्मचारियों को भी घर भेज दिया जाता है। अब उस ढाबे में सुशील शर्मा और केशव दोनों ही थे। तब सुशील शर्मा पहली बार केशव को सारी सच्चाई बताता है। वह कहता है कि उसकी अपनी पत्नी का कत्ल उसके हाथों से हो गया है और इस लाश को ठिकाने लगाना है। और इतना कहकर सुशील शर्मा कहता है कि लाश किसी को न मिले, इसके लिए हम सिर्फ इस लाश को तंदूर में डालकर ही खत्म कर सकते हैं। यह सुनते ही केशव घबरा जाता है, लेकिन केशव सुशील का पुराना दोस्त होने के नाते सुशील की मदद करने की सोचता है। अब केशव और सुशील रात के अंधेरे में बाहर खड़ी कार से नैना साहनी की लाश को निकालकर उस रेस्टोरेंट में ले आते हैं। दोस्तों, उस रेस्टोरेंट में एक कोने में एक बहुत बड़ा तंदूर लगा था और इसी तंदूर में उसी दिन रोटी बनाकर लोगों को भी खिलाई गई थी, जिस कारण उस तंदूर में अभी भी कुछ आग थी। तो केशव और सुशील शर्मा दोनों नैना साहनी की लाश को पकड़कर उस तंदूर में डाल देते हैं, लेकिन तंदूर में इतनी आग नहीं थी कि उससे एक डेड बॉडी को जलाया जा सके। अब आग को तेज करने के लिए ये दोनों इस तंदूर में पोस्टर, कागज की रद्दियां डाल देते हैं, लेकिन फिर भी आग तेज नहीं हो रही। तो केशव सुशील से पास में पड़ा बटर मांगता है और सुशील बर्तन में पड़े इस बटर को तंदूर में फेंक देता है और जैसे ही तंदूर में बटर को फेंका गया तो आग अचानक से बढ़ जाती है और नैना साहनी की बॉडी जलने लगती है। सुशील शर्मा इस लाश को जल्दी से जलाना चाहता था, तो उसने पास में बर्तन में पड़ा और बटर इसमें डाल दिया, जिस कारण तंदूर में आग इतनी ज्यादा लग गई कि रेस्टोरेंट की दीवार के बाहर उस आग की लपटों को साफ देखा जा सकता था। उस रेस्टोरेंट के पास में अनारो नाम की एक महिला सब्जी की दुकान लगाती थी। जब आग को देखा तो उसे लगा यहाँ पर आग लग गई है। अनारो जोर जोर से शोर मचाने लगी, तो वहीं पास से अब्दुल नजीर नाम का एक पुलिस कांस्टेबल गुजर रहा था। वह अनारो की आवाज सुनकर रुक जाता है और भाग के उस दीवार पर चढ़ के देखता है तो वह देखता है कि अंदर तेज आग लग चुकी है और दो आदमी उस आग के पास खड़े हैं। अब्दुल जब अंदर जाता है तो केशव आगे आ जाता है। अब्दुल कहता है कि अंदर आग लगी है, तो केशव कहता है कि अंदर आग नहीं, वह कुछ पोस्टर, पुराने कागज जला रहे हैं। तो अब्दुल कहता है थोड़ा ध्यान से, कहीं आग न लग जाए। इतना कहकर अब्दुल बाहर आ जाता है, लेकिन जैसे ही अब्दुल बाहर आता है उसे अलग सी बदबू आती है, जैसे किसी के बालों को, किसी के मांस को जलाया जा रहा था। अब्दुल नजीर को शक होता है, वह फिर भाग के धक्के से अंदर घुस जाता है और जब वह तंदूर की तरफ देखता है तो अब्दुल नजीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे सामने तंदूर में एक जला हुआ हाथ दिखाई देता है। वह घबराकर बाहर आ जाता है और तुरंत पीसीआर को फोन करता है। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है, लेकिन तब तक सुशील शर्मा वहां से भाग जाता है और पुलिस आकर जब उस आग को बुझाती है तब तक नैना साहनी की लाश आधी से ज्यादा जल चुकी थी। पुलिस उस वक्त सुशील को तो नहीं पकड़ सकी, लेकिन केशव को पकड़ लेती है और उस लाश को ले जाकर मोर्चरी में रखवा देती है। जब इसकी खबर मतलूम करीम तक पहुंची तो वह तुरंत भाग कर आता है और जब लाश की अंगुलियों को देखता है जो सिर्फ हड्डी ही रह गई थी, जिसमें पहनी एक अंगूठी से मतलूम करीम पहचान लेता है कि हाँ, यही नैना साहनी है। बाद में सुशील शर्मा अपना हुलिया बदलता हुआ भागता फिरता है, लेकिन आखिर उसे पुलिस पकड़ लेती है और इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानकर सुशील शर्मा को फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इस फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया, क्योंकि कोर्ट का मानना था कि ये कत्ल की कोई सोची समझी साजिश नहीं थी, बल्कि अचानक से गुस्से में हुआ एक कत्ल था। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आप कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूँ अगली एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।